हेलो बच्चों, का हाल चाल। तो चलो सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोग अधिशोषण और अवशोषण से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसे क्लियर कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अधिशोषण समतापी, एडजोर्प्शन आइसोथर्म। अधिशोषण समतापी। तो चलिए लोग तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी बाबू सोना हो सब कॉपी निकाल लो और आराम से नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो चैप्टर का नाम है प्यारा सा सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। क्या पृष्ठ रसायन। और हमारा आज का जो प्यारा सा टॉपिक है बच्चों उसका नाम है अधिशोषण अधिशोषण समतापी, एडजोर्प्शन आइसोथर्म। एडजोर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण समतापी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है अधिशोषण समतापी, एडजोर्प्शन आइसोथर्म। तो होता क्या है कि जब आप निश्चित ताप पर, देखो यहां पे ध्यान देना, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर यानी टेम्परेचर जो है बच्चों, टेम्परेचर जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए हम लोग और प्रेशर को बढ़ाएंगे। प्रेशर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ठीक है। ताप को स्थिर कर देंगे और दाब को बढ़ाएंगे। और क्या करेंगे कि अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित गैस की मात्रा, जैसे ये कोई ठोस अधिशोषक है, ठोस अधिशोषक, यहां पे ये कोई खुरदरा ठोस अधिशोषक है, ठोस है। अब इसके सतह पर कोई गैस जो है अधिशोषित हो रहा है। ये जो ठोस अधिशोषक है बच्चों इसका द्रव्यमान है m, और जो गैस अधिशोषित हो रहा है उसका द्रव्यमान है x। तो अधिशोषित गैस की मात्रा यानी अधिशोषक के m द्रव्यमान पर, अधिशोषक के m द्रव्यमान पर किसी गैस का x द्रव्यमान अधिशोषित होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अधिशोषण की मात्रा बताएं तो इसे हम x बाई m से निरूपित करते हैं। किससे? x बाई m से। यहाँ x जो गैस अधिशोषित हो रहा है, जमा हो रहा है किसी ठोस के पृष्ठ पर जिसका द्रव्यमान है m, तो x बाई m हो गया अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषित गैस की मात्रा m द्रव्यमान पर, किसका? अधिशोषक के। तो अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं। अधिशोषण की मात्रा और दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाता है निश्चित ताप पर। किस पर? निश्चित ताप पर। तो निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा या फिर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों अधिशोषण समतापी। क्या बोलते हैं? अधिशोषण समतापी, एडजोर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एडजोर्प्शन आइसोथर्म। तो चलो एडजोर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हम लिख लेते हैं। तो देखिए, निश्चित ताप पर, जब लगा दीजिए, जब निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा
तथा दाब के बीच, दाब के बीच ग्राफ, ग्राफ जिसे हिंदी में हम लोग आलेख बोलते हैं, ग्राफ खींचा जाता है, उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं। जब निश्चित ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। या फिर इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो, या निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं, उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है? जब निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन तथा दाब के बीच में ग्राफ खींचा जाता है, तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उसे हम अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं बच्चों। अब इसी को दूसरे शब्द में हम लिखे हैं कि निश्चित ताप पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यानी किसी ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित यानी जमा होने वाले गैस की मात्रा तथा दाब प्रेशर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं ग्राफ खींच के दिखाता हूं आपको। तो जल्दी से सारे बाबू सोना इसे लिखो। तो देखो, चलो अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ का। तो देखो, हम लोग यहां पे कुछ मान लेते हैं, जैसे अधिशोषित गैस की मात्रा, इसे मान लेते हैं x, ठीक है। अधिशोषक का द्रव्यमान इसे मान लेते हैं m, और जो दाब है बच्चों, दाब इसे मान लेते हैं p। अब बात को समझना जब अधिशोषित गैस की मात्रा को हम लोग ले लेते हैं यहां पे, इस एक्सिस पे ले लिए x बाई एम, ऊपर जाने पे x बाई एम का मान बढ़ रहा है यानी अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है, और इस पे ले लिए हम दाब को, प्रेशर, इधर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जब ग्राफ खींचा जाता है x बाई एम और p के बीच में, तो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से आता है।
इस तरह से आता है। तो x/m और p के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से आता है। अब यहां पे आप देखोगे कि ग्राफ इस तरह से क्यों आया, इसका मैं कारण बताता हूं और पूरी तरह से ये बात समझ में आएगा, खाली बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कान खोल के और इधर ध्यान दो जो हम बोल रहे हैं। बात नंबर 1 बच्चों की अधिशोषण 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 एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। पहली बात कि अधिशोषण जो है वो एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात अधिशोषण के साथ साथ विशोषण भी होता है। अधिशोषण के साथ साथ विशोषण भी होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, दाब बढ़ाने से अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो बच्चों प्रारंभ में लो प्रेशर पे, कम दाब पे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कम दाब पर जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। यानी कम दाब पर x/m जो होगा वो p का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी p के पावर 1 का समानुपाती होगा, ठीक है। कम दाब पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे x/m का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो लो प्रेशर पे शुरुआत में जब प्रेशर दाब कम होता है, जैसे इधर से इधर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक का तो पॉइंट है, यहां पे कम प्रेशर है, फिर यहां से यहां तक एक मध्यम प्रेशर हो गया, इसके आगे हाई प्रेशर हो गया। तो देखोगे कि यहां से यहां तक जो है अधिशोषण की मात्रा तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा कम हो जाएगी, और क्या होगा कि एक ऐसा समय आएगा कि अधिशोषण अपने अधिकतम मात्रा तक पहुंच जाएगी और उसके बाद और अधिशोषण नहीं होगा। तो प्यार से समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे, शुरुआत में जब दाब कम रहेगा तो अधिशोषण की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी। जितना तेजी से दाब बढ़ेगा उतना तेजी से अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जब दाब अधिक हो जाएगा बच्चों तो अधिशोषण की मात्रा जो है वो अपने अधिकतम स्तर पे पहुंच जाएगी और उसके बाद और अधिशोषण नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा विशोषण, क्योंकि हम जानते हैं अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने के बाद वो ठोस के पृष्ठ से छूटना भी प्रारंभ कर देगा। पहले तो तेजी से बड़ा जमा हुआ, ठीक है, तो जमा हुआ, उसके बाद क्या, अरे नया नया शादी में क्या होता है, नया नया शादी में 9-10 दिन तक तो खूब एकदम प्यार उमड़ता है एकदम दोनों दने से, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे फिर झगड़ा झंझट भी स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद कहानी हमरे करम फूटल हलक की तोरा साथे बिया हो गेलक। तो इस तरह का कहानी शुरू हो जाता है। वही बात इसमें है, शुरुआती में जब दाब बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे जब दाब अधिक बढ़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, विशोषण होना शुरू हो जाएगा, यानी गैस जो है ठोस के पृष्ठ से छूटना प्रारंभ कर देगा और अधिशोषण की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है, प्रारंभ में एक स्ट्रेट लाइन आया है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्रारंभ में सरल रेखा, यानी जितना तेजी से प्रेशर बढ़ रहा है उतना तेजी से यहां तक अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन जैसे इस पॉइंट के बाद इधर आप बढ़ते हो तो अधिशोषण की मात्रा थोड़ा क्या हो गया, घटने लगा, यहां से कर्व बनने लगा, ठीक है, ढाल बनने लगा, कर्व। तो यहां से यहां तक जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो अधिकतम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे जो है वो यहां पे
अधिकतम अधिशोषण हो गया, अधिकतम अधिशोषण, ठीक है। और जिस प्रेशर पे, जिस दाब पे अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाए, उसके बाद प्रेशर बढ़ाने पे और अधिशोषण नहीं होगा बल्कि विशोषण होगा। क्या होगा? विशोषण, यानी अब वहां से जुटना नहीं, छूटने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दाब को हम लोग बोलते हैं पीएस। पीएस यानी संतृप्त दाब, सेचुरेटेड प्रेशर, सेचुरेटेड प्रेशर, संतृप्त दाब, ठीक है। संतृप्त दाब, सेचुरेटेड प्रेशर। जिस दाब पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाए उसे हम बोलते हैं संतृप्त दाब। और इस संतृप्त दाब पर बच्चों साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था, इस दाब पे साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, यानी यहां के बाद जितना तेजी से अधिशोषण होगा उतना ही तेजी से विशोषण भी होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा और बात लिख सकते हैं कि प्रारंभ में जब दाब कम हो तो अधिशोषण का दर अधिक होता है। और एक चीज और लिख लेंगे हम लोग बच्चों, तीसरा पॉइंट, कि साम्यावस्था पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम होती है तथा अब दाब बढ़ाने से और अधिशोषण दाब बढ़ाने से भी और अधिशोषण नहीं होता है। तो साम्यावस्था पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाती है। ये जो अवस्था है बच्चों, इस साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट है, और यहां पे अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो गई। अब कितना भी ज्यादा इधर प्रेशर बढ़ा लो, अब अधिशोषण की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि विशोषण की मात्रा बढ़ेगी, यानी अब अधिशोषण के उल्टा काम होगा। और एक चीज याद रखना है, जिस दाब पर साम्यावस्था पहुंच जाओगे उसे हम लोग बोलेंगे संतृप्त दाब। जिस दाब पे अधिशोषण की मात्रा अधिकतम हो जाए, यानी अधिशोषण जो है वो साम्यावस्था में पहुंच जाए, उस दाब को हम लोग बोलेंगे संतृप्त दाब। तो इस ग्राफ से हमने क्या सीखा बच्चों? देखो, अधिशोषित गैस की मात्रा x और जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण हो रहा है उसका द्रव्यमान m, यानी x/m हो गया अधिशोषण की मात्रा। इसको हमने ले लिया y एक्सिस पे, ठीक है, और दाब को ले लिया x एक्सिस पे। और टेम्परेचर जो है T जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि शुरुआत में जितना तेजी से प्रेशर बढ़ रहा है उतना ही तेजी से अधिशोषण की मात्रा बढ़ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे क्या हो रहा है कि
अब ये धीरे धीरे घटने लगा, मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बहुत जितना स्पीड से शुरुआत में बढ़ रहा था अभी भी बढ़ रहा है, यहां से यहां तक अभी ये बढ़ ही रहा है। दाब बढ़ा रहे हैं तो यहां से यहां तक भी अभी अधिशोषण की मात्रा बढ़ रहा है, लेकिन जितना तेजी से यहां तक बढ़ा था उतना तेजी से अब यहां से यहां तक नहीं बढ़ेगा, बल्कि स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक संतृप्त दाब के बाद, एक निश्चित दाब के बाद अधिशोषण की मात्रा कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इसके बाद अधिशोषण की मात्रा कांस्टेंट हो जाएगा, और इस जिस दाब के बाद एक कांस्टेंट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त दाब, सेचुरेटेड प्रेशर। और यहाँ पे अधिशोषण जो है साम्यावस्था में पहुंच जाता है, यानी अधिशोषण और विशोषण दोनों की मात्रा समान हो जाती है। ठीक है, तो इतना सारा चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब जो अधिशोषण समतापी है बच्चों, वो दो प्रकार के हम लोग को पढ़ना है, एक फ्रेओंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और दूसरा लैंगम्यूर का। तो लैंगम्यूर का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अपने सिलेबस में जो है वो फ्रेओंडलिक अपने सिलेबस में सिर्फ फ्रेओंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, जो जहां से बोर्ड में या जेई मेंस में और एडवांस में नीट में सवाल आएंगे। लैंगम्यूर से आ सकता है क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इसको लिखिए, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। पहला प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम, अभी जाओ वरना रो देंगे हम। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फ्रेओंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हेडिंग लगा लो आप लोग, फ्रेओंडलिक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रेओंडलिक अधिशोषण समतापी। तो देखो, फ्रेओंडलिक जो थे एक साइंटिस्ट थे, और इन्होंने 1909 ईस्वी में, कब, 1909 ईस्वी में, हाँ 1909 ईस्वी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से भी। बताओ कैसे। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था, और उसमें पहली बार भारत के शासन व्यवस्था में मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विचार लाया गया था। और उसमें ये नियम था कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि होंगे वो मुस्लिम मतदाता ही उनको वोट देंगे और उन्हीं में से चुनाव होगा। ठीक है, तो ये भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया थोड़ी सी जानकारी आपको। चलो आ जाते हैं, इन्होंने जो है अपना ये सिद्धांत दिया, ये जो फ्रेओंडलिक का जो अधिशोषण समतापी है वो भी 1909 ईस्वी में दिया गया। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया कि एक गैस का किसी ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषण की जो मात्रा थी, जिसे हमने x/m बताया था आपको, उसके बीच और प्रेशर के बीच, उसके बीच और प्रेशर के बीच, प्रेशर इधर बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है, प्रेशर के बीच भिन्न भिन्न ताप पर ग्राफ खींचा। ठीक है, भिन्न भिन्न ताप पर अधिशोषण की मात्रा को देखा। तो भिन्न भिन्न ताप पर, जैसे हम लोग यहां पे ले लेते हैं 3 टेम्परेचर,
195 केल्विन टेम्परेचर, 244 केल्विन टेम्परेचर एंड 273 केल्विन टेम्परेचर। तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी एक ही गैस का किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर जो अधिशोषण हो रहा है उसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखो ये जो ग्राफ आता है कुछ इस तरह से आता है। ग्राफ इस तरह से आता है। ये जो ग्राफ है बच्चों वो 273 केल्विन पे है, ठीक है। ये जो बीच वाला देख रहे हो ये 244 केल्विन पे है और ये जो ग्राफ है वो 195 केल्विन पे है। तो आप देख रहे हो कि प्रेशर और अधिशोषण की मात्रा के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो टेम्परेचर अधिक है, यहां पे देखो 273 केल्विन, तो अधिशोषण की मात्रा जो है सबसे कम है। देखो तो ऊपर जाओगे तब ना अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, x/m। अधिशोषित गैस की मात्रा तो ऊपर जाने से बढ़ रहा है, तो ऊपर कौन गया है सबसे ज्यादा ऊपर, तो ए वाला ग्राफ गया है यानी 195 केल्विन पे। तो कम ताप पे अधिक अधिशोषण हो रहा है। जब प्रेशर को बढ़ाया जा रहा है। मध्यम ताप पे अधिशोषण की मात्रा भी क्या है, मध्यम है। और जब बहुत अधिक टेम्परेचर तो बहुत अधिक ताप पे अधिशोषण की मात्रा क्या हो गया, घट गया। तो इन्होंने ऐसा ग्राफ किसने खींचा, फ्रायोंडलिक ने खींचा। तो देखो इन्होंने क्या बताया, 1909 ईस्वी में फ्रायोंडलिक ने निश्चित ताप पर किसी ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच एक ग्राफ खींचा जिसे फ्रायोंडलिक का अधिशोषण समतापी कहते हैं। देखो तो यहाँ पे सम मतलब होता है इक्वल, सेम, सिमिलर, और ताप मतलब टेम्परेचर। तो सिमिलर टेम्परेचर यानी टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हालांकि यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखा गया है एक ही गैस, और यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट करके और अलग अलग टेम्परेचर पे देखा गया। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो किसी निश्चित ताप पे ही बात करेंगे, उसको रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे आगे, देखिएगा कैसे। तो 1909 ईस्वी में फ्रायोंडलिक ने निश्चित ताप पर किसी ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के बीच एक ग्राफ खींचा और इसी को फ्रायोंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। और ये जो रिलेशन आया था ना बच्चों, फ्रायोंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, x/m इक्वल टू आया था kp के पावर 1/n। क्या आया था, x/m इक्वल टू kp के पावर 1/n। यही है फ्रायोंडलिक का एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, यही है इनका रिलेशन। तो ये कहां से आया वो भी हम लोग लाएंगे, पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। तो दो चीज मैंने बताया, पहले तो बताया कि देखो x/m और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत अधिक हो रहा है तो अधिशोषण की मात्रा कम हो गया है, लेकिन टेम्परेचर कम है तो अधिशोषण की मात्रा अधिक है। इसी के आधार पे हम लोग ये वाला रिलेशन लाएंगे कि कैसे आता है। तो लिखिए पहले इसको। तो चलो देखो, हमने जो पहली बार ग्राफ बनाया था बच्चों, पहली बार जो ग्राफ बनाया था
उसमें मैंने क्या बताया, यहां पे लिया था x/m और यहां पे लिया था p, और इसमें हो क्या रहा था कि कुछ दूर तक जो था यह स्ट्रेट लाइन जा रहा था, उसके बाद ये इस तरह से आ गया था और यहां पे मैक्सिमम पहुंच गया था, जिसको हम लोग PS नाम दे रहे थे। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप देखो, और उसके बाद यहां से यहां देखो, और उसके बाद इधर क्या हो गया, इधर जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इधर कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से। तो देखो, अधिशोषण समतापी से इट इज क्लियर दैट, अब इस ग्राफ को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, अगर हम यहां पे बात करें, बात नंबर 1, निम्न दाब पर एट लो प्रेशर, निम्न दाब पे यानी शुरुआत में मान के चलो यहां से यहां तक, तो निम्न दाब पे जितना तेजी से प्रेशर बढ़ रहा है बच्चों, उतने तेजी से x/m का मात्रा भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि निम्न दाब पर x/m जो है वो समानुपाती है p के पावर 1 का। किसका? p के पावर 1 का। यानी जितना तेजी से प्रेशर बढ़ेगा उतना तेजी से x/m भी बढ़ेगा। तो लो प्रेशर पे फ्रेंडलिक का जो रिलेशन आएगा वो आएगा x/m इक्वल टू, यहां पे समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, और ये हो जाएगा p। तो हो गया x/m बराबर kp, x/m बराबर kp हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला रिलेशन आया कि लो प्रेशर पे क्या होता है, अधिशोषण की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होता है। जितना तेजी से दाब बढ़ेगा उतना ही तेजी से x/m का वैल्यू बढ़ेगा। बात नंबर 2 बच्चों, उच्च दाब पर, या फिर आप इसको बोलो अत्यधिक उच्च दाब पर, अत्यधिक उच्च दाब पर, अत्यधिक उच्च दाब पर क्या होगा कि देखो, बहुत अधिक यानी जो संतृप्त दाब है उससे भी आगे अगर प्रेशर को आप बढ़ाते हो, इससे भी ज्यादा प्रेशर बढ़ाते हो, तो इसके आगे जो हो गया अत्यधिक उच्च दाब हो गया। इसको हम मान लेते हैं यहां से यहां तक निम्न दाब का क्षेत्र। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं उच्च दाब का क्षेत्र, उच्च दाब का क्षेत्र, या मध्यम दाब बोल सकते हो इसको, मध्यम दाब का क्षेत्र। ठीक है, और ये इधर वाला जो क्षेत्र हो गया ये अत्यधिक उच्च दाब का क्षेत्र हो गया, अत्यधिक उच्च दाब। तो अत्यधिक उच्च दाब पे क्या हो रहा है कि अधिशोषण की मात्रा जो है बच्चों कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, अधिशोषण की मात्रा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का मतलब कि x/m इक्वल टू क्या हो गया, k। तो x/m इक्वल टू k तभी होगा जब x/m समानुपाती होगा p के पावर 0 का। ठीक है, x/m समानुपाती होगा p के पावर 0 का। तो p के पावर 0, किसी का भी पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, और ये समानुपाती हटेगा तो वही चीज आ जाएगा बच्चों जो मैंने लिखा, यानी x/m इक्वल टू k, x/m इक्वल टू k या x/m इक्वल टू kp के पावर 0। समझ गए बात को? तो निम्न दाब पे x/m समानुपाती होगा p के पावर 1 का, यानी x/m बराबर kp, और अत्यधिक उच्च दाब पर x/m कांस्टेंट हो जा रहा है। कांस्टेंट का मतलब कि x/m k के इक्वल है केवल, और यहाँ पे k तभी आएगा जब p यहां से p का वैल्यू 1 आएगा, यानी x/m समानुपाती होगा p के पावर 0 का। तो यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो सिर्फ कांस्टेंट आएगा, p के पावर 0 का मतलब 1, तो x/m इक्वल टू हो गया k। तो ये दो केस बना, अति निम्न दाब पे और अति उच्च दाब पे। अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं मध्यम दाब पे, पहले आप इसको लिख लो।
जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़ी आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। हर नए पल नया गीत है, हार के बाद ही जीत है। हार हार नहीं होती बल्कि जीत की शुरुआत होती है। तो हारने से डरो मत और जीत का पीछा मत छोड़ो। तो चलो, ये गाने के सुर में ग्राफ भी गया। अच्छा, याद तो होगा ही। अब चलो, हमारा जो तीसरा केस है बच्चों, बात नंबर 3, मध्यम दाब पर। मध्यम दाब पर क्या होता है बच्चों कि x/m का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, मध्यम दाब पे अधिशोषण की मात्रा बढ़ती तो है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से नहीं, धीरे धीरे, और बिल्कुल कांस्टेंट भी नहीं होती है। तो ना तो ये बिल्कुल समानुपाती होगा, p के पावर 1 होगा, और न ही p के पावर 0 होगा। तो धीरे धीरे कब बढ़ेगा, तो देखो यहां पे x/m समानुपाती होगा p के पावर 1/n का। x/m समानुपाती होगा p के पावर 1/n का। अब यहां पे n क्या आ गया भाई, तो यहां पे n जो है बच्चों, n जो है 0 से 1 के बीच में होगा। ना तो 0 होगा और ना ही 1 होगा। 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा ही नहीं, और 1 हो जाएगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, यानी जितना तेजी से प्रेशर बढ़ेगा उतना तेजी से। तो n जो है अभी 0 से 1 के बीच में है, फ्रैक्शनल पावर है, p का फ्रैक्शनल पावर है। ठीक है, तो ये n जो है इस पे अब डिपेंड करेगा कि कितना तेजी से अधिशोषण की मात्रा बढ़ रहा है। तो मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो है x/m बराबर होगा, समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा k, और p के पावर 1/n, यानी x/m इक्वल टू kp के पावर 1/n होगा। तो ये हो गया मध्यम दाब पे फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं बच्चों। थोड़ा सा काम क्या करते हैं कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, थोड़ा सा इसको सिंपल करने के लिए हम लोग दोनों, चूंकि फ्रैक्शनल पावर आ गया ना, यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में है तो कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन होगा। अब जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि 5 के पावर 1/9 कैलकुलेट करो, तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना। लेकिन 5 के पावर केवल अगर 9 कहा जाए तो 5 × 5 × 5 9 में ही करेंगे, आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो जब दोनों तरफ आप लॉग लोगे तो देखो हो जाएगा log x/m इक्वल टू log k p के पावर 1/n। अब देखो इसको मान लेते हैं a और इसको पूरा को मान लेते हैं b, यानी log a × b, तो क्या हो जाएगा log a + log b, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं log, यहीं पे लिख देते हैं log x/m इक्वल टू, ये बताओ क्या होगा, log k + 1/n, यानी एक स्टेप और लिखते हैं log p के पावर 1/n। यहां देखो log a × b, a मान लिए k को और b मान लिए p के पावर 1/n को, तो log a × b बराबर होता है log a + log b, तो log k + log p के पावर 1/n। तो log x/m इक्वल टू हो जाएगा, यहां पे देखो तो इसको ऐसे लिखते हैं, पावर में है, पावर में p का पावर में है 1/n, तो पावर फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा कोफिशिएंट में 1/n log p और प्लस log k,
तो ये हो गया हमारा लॉग के फॉर्म में फ्रेंडलिक का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू 1/n लॉग पी प्लस लॉग के। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की चाहो तो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का ये इक्वेशन है। y एक्सिस पे log x बाई एम और x एक्सिस पे log p। स्लोप जो होगा इसका 1/n होगा और इंटरसेप्ट होगा log k। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा इसका। ये किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सरल रेखा समीकरण, सरल रेखा समीकरण, सरल रेखा समीकरण। तो लिख लीजिए इसको। अब हम उसका ग्राफ खींच के आपको बताते हैं, जल्दी से लिखिए। एक्स बाई एम प्रोपोर्शनल था पी के पावर 1/n का। यहाँ पे n जो है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और n का वैल्यू अधिशोष तथा अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पर निर्भर करता है n का वैल्यू। तो x बाई एम इक्वल टू के पी के पावर 1/n हो गया ये मध्यम दाब पे, और दोनों तरफ log ले लिए तो log x बाई एम इक्वल टू log के पी के पावर 1/n। यहाँ पे log a प्लस b कर दिए अलग अलग, तो log x बाई एम इक्वल टू log k प्लस log p के पावर 1/n। तो बाकी आप देख रहे हो ये जो पावर था कोफिशिएंट में आ गया 1/n log p प्लस log k। इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग लिख लिए। अब इसका खींच लेंगे ग्राफ। तो सभी बाबू सोना इसको लिखो पहले। तो चलो देखो बच्चों क्या आया, log x बाई एम इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, यही आया ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ खींचते हैं यहां पे। तो देखो y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस पे क्या लेना है बच्चों? log x बाई एम। x एक्सिस पे क्या है? log p। अच्छा, अब दो चीज पे ध्यान देना है, इंटरसेप्ट और स्लोप। तो इंटरसेप्ट बताता है कि ग्राफ शुरू कहां से करना है, तो log k से स्टार्ट करना है। अगर इंटरसेप्ट के जगह पे 0 हो, यानी c के जगह पे log k ना हो के 0 होता, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता बच्चों, ठीक है। अगर ये निगेटिव में होता, निगेटिव, तो ग्राफ y एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होता, और ये पॉजिटिव में है इसलिए ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन के ऊपर से कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट हमें बताता है। स्लोप हमें बताता है कि ग्राफ कहीं से स्टार्ट हो। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा और निगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। तो हमें यहां से पता चल रहा है कि ग्राफ कहीं से स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की ओर, क्योंकि 1/n पॉजिटिव है, और सी हमें बता रहा है कि ग्राफ log k यानी पॉजिटिव है तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमें बता रहा है कि ग्राफ सरल रेखा होगा। तो सब कुछ इस इक्वेशन से पता चल जाता है बच्चों, बस समझने की बात है। जितना अच्छे से समझोगे उतना आपको चीजें आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पे सारा चीजें ग्राफ ही बता रहा है कि कहां से शुरू होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये सब कुछ। फिर से एक बार सुन लो, अगर c के जगह पे 0 होता, यानी log k ना होता, 0 होता, तो ग्राफ यहां से शुरू करते हम लोग ओरिजिन से। अगर c के जगह पे निगेटिव होता तो ग्राफ ओरिजिन के नीचे से शुरू करते, इधर से कहीं से, और ये पॉजिटिव है तो ग्राफ कहीं इधर से ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इसका यही मतलब होता है। एम के सामने वाला हमें बताता है कि स्लोप को यानी ढाल को, ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऊपर जाएगा, स्लोप निगेटिव हो तो ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सरल रेखा का समीकरण है, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ओवरऑल हमें पता चला कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से इसका ग्राफ होने वाला है। अब ए जो है, ए
ए इंटरसेप्ट है log k, इतना डिस्टेंस पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, log k है। यहां से हमने ग्राफ स्टार्ट करा और इस ग्राफ का जो स्लोप है, यानी जो यहां से ऐसे जो ढाल निकालोगे तो इस ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, स्लोप है वो 1/n है। ग्राफ का स्लोप कितना है, 1/n है। इंटरसेप्ट कितना है, log k है। y एक्सिस पे log x/m और x एक्सिस पे log p। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों फ्रेंडली का एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाएंगे और एक और चीज है यहाँ पे, एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, यानी विलयन के अवस्था में कैसे अधिशोषण होता है तो उसके बारे में देखेंगे और अधिशोषण की क्या क्या उपयोगिता है उसके बारे में देखेंगे। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का और इसको ध्यान से करिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो लेक्चर को दोबारा देखिए, नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। बच्चों ध्यान रखना, हो सकता है कि लॉकडाउन जो हो वो ज्यादा लंबे समय तक हो, मान के चलो कि 10-15 दिन के बाद भी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा, हम लोग सारा कुछ क्लास में दोबारे से पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लंबा टाइम तक खींचता है तो हो सकता है कि मैं इसे क्लास में पढ़ाऊंगा जरूर लेकिन लिखने नहीं दूंगा बच्चों। तो आपको अगर ये नोट्स बनाया हुआ रहेगा पहले से तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो और अब आप सोचोगे कि जिसके पास मोबाइल नहीं है सर वो कैसे नोट्स बनाएगा, तो उसको हम प्रोवाइड करेंगे, सीट प्रोवाइड करेंगे, लिखा हुआ नोट्स देंगे आपको। लेकिन आपको क्लास में चूंकि अपने पास इतना टाइम ना होगा कि हम पढ़ाएं भी और लिखवाएं भी बोल के या लिख के बोर्ड पे, तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा, तो सिलेबस फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हर तरीके से हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं इससे, तो आप घबराना नहीं। जो पढ़ रहे हो ठीक है, जिनके पास मोबाइल नहीं है और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो जबरदस्ती भी मत करना घर पे कि नहीं मोबाइल ले ही दीजिए, क्योंकि मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई नहीं होता है बच्चों। तो ये एक बैठे हुए हैं हम लोग, उसके वजह से पढ़ाई कर पा रहे हैं, कर ले रहे हैं। नहीं तो सब सब्जेक्ट आप सोच के देखो कि अगर 1-1 घंटा का भी लेक्चर होता है तो 4 घंटा 5 घंटा एक दिन में मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ पाना संभव नहीं है। आपके जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, इसका आंख पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो फिर भी अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, जितना टाइम आप फेसबुक व्हाट्सएप में गुजार देते हो तो वो सब बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। जिनके बच्चों सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बिलियन का, हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। तो अभी इसको पढ़ लेते हैं, फिर बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो चैप्टर एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।